न दुआ न सलाम, सीधा पढ़ावे लगे। क्लास में आप लोगों ने देखा कि चार्ज कितने टाइप का होता है, व्हाट इज द चार्ज एंड हाउ टू प्रोड्यूस चार्ज ऑन अ बॉडी, या हम बोले कि किसी बॉडी को हम किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। और हम लोगों ने समझा वी कैन चार्ज एनी बॉडी बाय थ्री वेज। द फर्स्ट इज द फ्रिक्शन, सेकंड इज कंडक्शन एंड थर्ड इज इंडक्शन। And now today we will learn about the basic properties of charge. So let's start it. First, basic properties of अरे और charge. नीचे लिखो, दिख नहीं रहा है। The first property is additivity. Additivity. What is the meaning of the additivity? Add means ऐड करना, जोड़ना। एडिटिविटी क्या है? चार्ज का नेचर। एडिटिविटी मतलब क्या? चार्ज अगर किसी बॉडी पर है तो हम उसको सिंपल अलजेब्रिक रूल से ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है, वी हैव गिवन अ बॉडी इन दिस शेप एंड चार्ज इज प्लस 3q माइनस 4q प्लस 2q, देन वी कैन ऐड इट 3 to 5 and 5 to 4 is q. So there is a net charge is q. You can see charge can be added, very simple algebraic rules. So what is the additivity? Charge on a body can be added by simple rule of algebra. तो क्या समझ में आया कि चार्ज को हम किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा उसको हम सिंपल अलजेब्रिक रूल से ऐड कर सकते हैं। ओके, सेकंड इज व्हाट? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यस। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो कंटिन्यू नहीं होता है। जैसे वाटर, अगर आप देखें, कोई लिक्विड देखें तो लिक्विड का ब्रेकिंग पॉइंट आपको नहीं दिखेगा। अगर पानी फ्लो कर रहा है तो आप उसको ये नहीं बता सकते कि यहाँ से पानी आया, यहाँ से वाटर के ड्रॉप अलग है एंड देन अलग नहीं, आप ऐसा नहीं सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा है, जब हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं या उसको पर चार्ज करते हैं तो इसका मतलब है हम उससे चार्ज लेते हैं या उसको चार्ज देते हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब चार्ज लेने या देने में हम क्या करते हैं? उससे इलेक्ट्रॉन लेते हैं या उसको इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही बताता है कि किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो हमेशा E का मल्टीपल होता है। E क्या है? E आपको पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लिख देते हैं इसको सीधा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज व्हाट? द चार्ज ऑन अ बॉडी is multiple integral of charge of electron. Okay, and how much charge कितना होता है? Q is equal to plus minus and E, where E is what? 1 point, where E is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and small n is what? 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. इंटीग्रल, मल्टीपल इंटीग्रल का मतलब क्या है कि n जो है वो हमेशा 0, 1, 2, 3, 4 नंबर्स है। n क्या है? नंबर्स, और नंबर्स कभी भी नेचुरल नंबर के अलावा यहाँ पर कुछ और नहीं होगा। मतलब आप ये कब, जब हम काउंटिंग करते हैं तो हम ये नहीं बताते हैं कि 1/2 बच्चे हैं, 1/3 बच्चे हैं, या कुछ ऐसी चीजें जो भी आपने काउंट किया पर्टिकुलर चीजें, तो हम क्या बोलते हैं वहां पर कि 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, इस तरीके से। तो n भी क्या होगा यहाँ पर? 0, 1, 2, 3, 4, 1000, 2 लाख, जो भी होगा। तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि किसी बॉडी पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं? 500 इलेक्ट्रॉन्स आए। ये नहीं बोलेंगे 500.1 इलेक्ट्रॉन आए, ऐसा तो होगा नहीं। इलेक्ट्रॉन आएगा तो पूरा आएगा, वरना नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो मल्टीपल इंटीग्रल होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का। पहली चीज। दूसरी, प्लस माइनस एंड ई। प्लस एंड ई कब यूज करेंगे? Q इज इक्वल टू प्लस एंड ई, मतलब जब किसी बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जब हम किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो निगेटिवली
चार्ज हो जाएगा, तो देन Q इज इक्वल टू माइनस ने। यानी याद रखिए, अगर किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब उस पर हमने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और अगर किसी पर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब हमने उससे इलेक्ट्रॉन लिए हैं। चलिए, ये तो हो गई फर्स्ट और सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी थोड़ी सी बड़ी प्रॉपर्टी है, पुराना, जैसा आपने पुराना पढ़ा हुआ है सेम वैसे ही है ये। थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. It can only transfer from one body to another. क्या समझ में आया कि चार्ज को हम ना तो बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम केवल चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आपने पहले ही पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना? पढ़ा है कि नहीं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या पढ़ा था? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर इट्स फॉर्म्स, सॉरी, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म्स। हम उसका केवल फॉर्म चेंज कर सकते हैं बस। और भी हम कई तरीके से इसको पढ़े हैं कंजर्वेशन, और भी हमने पढ़ा है, मोमेंटम का पढ़ा है, एंगुलर मोमेंटम का पढ़ा है, मास का पढ़ा है, और अब एक और आ गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए एक एग्जांपल, थोड़ा एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं एनिहिलेशन। क्या बोलते हैं? एनिहिलेशन। अब देखिए जरा एनिहिलेशन क्या होता है। एनिहिलेशन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और उनको 2 गामा रेज होते हैं। अरे ये क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन था, ये पॉजिट्रॉन था, दोनों डिस्ट्रॉय होकर हमको गामा रेज मिली। ये पार्टिकल थे, पार्टिकल डिस्ट्रॉय होकर हमको क्या देती? रेज, एनर्जी देती। और हमने क्या पढ़ा? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि अगर ये सही है तो ये गलत है, और अगर ये सही है तो ये गलत है। पर ये तो एक्सपेरिमेंट है, ये तो हमारी आंखों के सामने है, ये तो थ्योरेटिकल है। इसका मतलब ये सही है, और इसमें हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और चेंज के नाम पे हमने इसको क्या लगा दिया? आइसोलेटेड चार्ज। क्या लगा दिया? आइसोलेटेड चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या समझ में आया कि चार्ज हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, पर कौन सा चार्ज? सिंगल चार्ज। यहां पर देखिए डबल है, एक इलेक्ट्रॉन और एक उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। इस पर उतना ही चार्ज होता है जितना इस पर होता है। नेक्स्ट, क्या हम बना भी सकते हैं? डिस्ट्रॉय तो कर दिया, तो क्या हम बना भी सकते हैं? तो सेकंड है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है बेटा? प्लैटिनम मेटल पर जब हम गामा रेज डालते हैं तो हमको एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलता है। 2011 या 12 के आसपास से यहाँ एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो प्लैटिनम पे जब 2 गामा रेज पड़ती हैं तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनता है। तो हमने क्या देखा? हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। हमने और क्या कर लिया? प्रोड्यूस कर दिया। तो हमने इस केस को चेंज कर दिया था कि आइसोलेटेड चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्यों? क्योंकि हम जो चार्ज है उसको पेयर में प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो ये बात थी। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारी चार्ज की जो कुछ बेसिक बातें थी हमने उसे खत्म कर दिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आगे। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम देखते हैं जब 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और दो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, यही होता है। अच्छा, ये अरे वाह, कपड़ा तो आइए स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। 2 चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हम कूलम्स लॉ से जान सकते हैं।
तो कूलम्स ने क्या बताया था, इसको जानने से पहले हमको ये जानना है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत इजी है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स which act between two charges, the force which act between two charges is called electrostatic force। उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब स्टार्ट करते हैं सीधे बिना टाइम वेस्ट किए कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम ने क्या बताया था, इन्होंने बताया कि दो चार्ज हैं, क्या है, दो चार्ज हैं। सपोज टू चार्ज आर प्लेस्ड इन अ मीडियम having magnitude q1 and q2 at distance small r, then the electrostatic force between them is directly proportional to the product of their charges. Electrostatic force is the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. क्या बताया उन्होंने, कूलम्स ने क्या बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना होता है, वो उन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा और उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इसको हम स्टेटमेंट में लिख दें तो क्या लिखेंगे, दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स between two charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them, to the square of the distance between them। अगर आप इस लॉ को ध्यान से देखें तो ये लॉ एकदम आपको ग्रेविटेशनल लॉ की थोड़ी थोड़ी याद दिलाएगा। वहां पर भी क्या होता था, ग्रेविटेशनल लॉ में भी न्यूटन ने बताया था the gravitational force between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। अगर इन दोनों को हम मर्ज कर देते हैं we get F is proportional to Q1 Q2 upon R, F is equal to C Q1 Q2 upon R square। Now what is the value of C? On the basis of experiment the value of the C is 1 upon 4 pi epsilon naught। क्या आती है इसकी वैल्यू, 1 upon 4 pi epsilon naught। epsilon is what, permittivity of the medium and epsilon naught is what, permittivity of free space or the vacuum। क्या मिलेगी हमको वैल्यू, अगर इसको हटा के हम लिख दें, देखिए F is equal to C, C की वैल्यू क्या होगी, 1 upon 4 pi epsilon naught और ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 upon R square। अब C की जो वैल्यू है वो मीडियम की परमिटिविटी पे डिपेंड करती है। अगर चार्ज फ्री स्पेस में रखे हैं, फ्री स्पेस मतलब कि वैक्यूम में रखे हुए हैं या एयर में रखे हैं तो उसके लिए हम एप्सिलॉन नॉट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर मीडियम में रखे हैं तो हम उसके लिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन एम। क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन एम लिखते हैं। और एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या होती है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं थोड़ा सा। तो देखते हैं, इसको यहीं पर रोक देते हैं फर्स्ट सपोज करके नाउ। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा, व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन परमिटिविटी को डिनोट करता है और मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है, दो चार्ज हैं, दो चार्ज हैं तो
तो उनके बीच में एयर में जो फोर्स लग रहा है, सपोज वो लगता है 1600 न्यूटन। कितना लगता है? 1600 न्यूटन। और इन्हीं दोनों चार्जेस को जब हम वाटर में लेके जाते हैं तो फोर्स बिकम्स 20 न्यूटन। कितना हो जाता है? 20 न्यूटन। तो हम देखते हैं कि सेम चार्जेस को जब हम एयर में रखते हैं तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होता है? 80 टाइम्स ज्यादा होता है। और सेम चार्ज को जब हम वाटर में लेके जाते हैं तो 80 टाइम्स क्या होता है? कम हो जाता है। तो इसको हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमारी ऑब्जर्वेशन ये हुई कि चार्ज का जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जा रहा है जब हम मीडियम को चेंज करते रहे हैं। और ये डिक्रीज जो कर रहा है, हमने उस क्वांटिटी को एक नाम दे दिया और उस क्वांटिटी का नाम क्या है? परमिटिविटी। इसको पहले लिख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज परमिटिविटी, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। परमिटिविटी, परमिटिविटी, परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ any material, it is the property of any material which measures the opposition offered, which measures the opposition offered by the medium, which measures the opposition offered by the medium to make electric field. Electric field क्या होता है? It is the property of any material which measures the opposition offered by the medium to make an electric field. एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड जब बनता है तो उसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड बना, भाई हम जानते हैं कि जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू लगता है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रिड्यूस हो रहा है यही ये प्रॉपर्टी बताती है। तो हम देखते हैं कि एयर में अगर 1600 न्यूटन है तो वाटर में कितना होता है? 20 न्यूटन, यानी 80 न्यूटन क्या किया इसने? कम कर दिया। तो 80 इसकी क्या हो गई? परमिटिविटी। तो परमिटिविटी असल में वो नहीं है, वो पूरी परमिटिविटी नहीं है, वो ये है, इसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन एम से। और इसमें रिलेशन होता है, एक रिलेशन है जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप बाद में पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में बहुत सिंपल होता है, उसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू k dot epsilon naught, k into epsilon naught. Epsilon m is equal to k into epsilon naught, where k is what? Dielectric constant. Dielectric constant अभी नहीं बताते हैं आपको, अगर आपको निकालना भी है डेफिनेशन तो बहुत इजी है, k is equal to epsilon m upon epsilon naught। और यहाँ से आप क्या बता देंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन निकल के आएगी? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ permittivity of medium to the permittivity of space। तो यहाँ से आप एप्सिलॉन m को चेंज कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई k epsilon naught q1 q2 upon r square। एंड नाउ k की वैल्यू क्या होती है? अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। जैसे k फॉर एयर कितनी होती है? 1.0059। k फॉर वैक्यूम कितनी होती है? 1। k फॉर वाटर, वाटर के लिए 80। ओके, इस तरीके से अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग अलग होती है। तो हम k को यहाँ पर वैक्यूम या एयर के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये क्या आ गया? फोर्स आ गया। ये फोर्स कब वैलिड होगा? जब चार्ज कहां होंगे? एयर में होंगे। अच्छा, अब एप्सिलॉन नॉट की आपको पता है क्या है? ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसकी डेफिनेशन है फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट? तो आइए इसको देखते हैं क्या वैल्यू होगी।
कूलम्स लॉ में हमने क्या देखा, F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमारे पास टारगेट है, क्या टारगेट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई। तो हम कैलकुलेट करेंगे, एक रिलेशन है बेटा, आप पढ़ोगे आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पर पढ़ोगे C स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, वही रिलेशन है और वही उसी को यूज करके हमने इसे कैलकुलेट किया है। C स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, एंड वेयर एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट 1 अपॉन, इसको हम या ऐसा कर देते हैं C स्क्वायर या म्यू नॉट के हमें चाहिए नहीं, और एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू नॉट C स्क्वायर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है व्हाट इज म्यू नॉट, तो म्यू नॉट इज व्हाट, परमिएबिलिटी। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट, तो म्यू नॉट इज permeability and its value is 4 pi into 10 the power minus 7। अभी ये बेटा भी नहीं लिखी, आपको जरूरत नहीं। म्यू नॉट की वैल्यू पुट करिए, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट इज व्हाट 4 pi into 10 the power minus 7, and C is what, speed of light। What is the value of C? 3 into 10 the power 8, then square of it and you get what, 4 pi यहाँ लाइए, 4 pi एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 the power minus 7, what 10 the power minus 7 कितना हो जाएगी, 10 the power minus 7 into 9 into 10 the power 16, and 4 pi एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 into 10 the power 9। हमें क्या चाहिए, 1 अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 into 10 the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आ जाएगा 9 into 10 the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और यही वैल्यू उठा के हम अपने कूलम्स लॉ में रख देंगे और हमको F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में ये वैल्यू, ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये मिल जाती है। तो हम यहाँ लिख देते हैं सीधे सीधे इज इक्वल टू 9 into 10 the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट। अब अगर आपसे कोई पूछे सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, तो अगर मैं बता देता हूं, जरूरत नहीं पड़ेगी, 8.85 into 10 the power minus 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये बात हो गई। ये क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। ओके, तो आपको बात समझ में आ गई होगी परमिटिविटी क्या है। परमिटिविटी का मतलब कि कोई भी मटेरियल जितना ऑपोजिशन ऑफर करता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बनने में, उसे हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो सिंपल सा कांस्टेंट है मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का रेशियो। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन, if Q1 and Q2 both are 1 coulomb and the distance is 1 meter, then F is how much? Only 1 upon 4 pi epsilon naught, means 9 into 10 the power 9 न्यूटन। तो यहां से हम 1 कूलम चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं, अच्छी डेफिनेशन निकल के आएगी। क्या लिख सकते हैं, 1 कूलम charge is the amount of charge, is the amount of 1 coulomb charge is the amount of charge which repels the identical
charge with the force of 9 into 10 the power with the force 9 into 10 the power 9 Newton when charges are placed at 1 meter distance to each other. Okay? So 1 coulomb charge is the amount of charge which repel the identical charge with the force 9 into 10 the power 9 Newton when charges are placed at 1 meter distance to each other. तो क्या समझ में आ रहा है कि 9 into 10 the power 9 न्यूटन फोर्स कब लगता है जब दो चार्जेस के वैल्यू कितने हो 1 कूलम और दोनों एक दूसरे के से कितने डिस्टेंस पे हो 1 मीटर के डिस्टेंस पे हो. ओके, ये तो चार्ज के हो गए. एक और यूनिट होती है चार्ज की जिसको बोलते हैं स्टैट कूलम. क्या बोलते हैं? स्टैट कूलम. जैसे कूलम होता है वैसे ही स्टैट कूलम होता है और 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 the power 8 stat coulomb. Stat C-O-U-L-O-M-B. 1 coulomb is equal to 3 into 10 the power 8 stat coulomb. बेटा ये सीजीएस यूनिट है. क्या है? सीजीएस यूनिट. तो ये हो गया आपका क्या? फोर्स. कौन सा फोर्स? कूलम्स लॉ. यानी इसे कूलम्स फोर्स भी आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हो. तो नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर्स लॉ ऑफ कूलम. सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. क्या है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ड्यू टू इट्स नोटेशंस. वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ क्या है? वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है? वेक्टर का मतलब क्या है? डायरेक्शन इंक्लूड कर देना. अभी हमने केवल बात की किसकी? मैग्नीट्यूड की. अब हम बात करेंगे इसकी डायरेक्शन की. जैसे हम कंसीडर करते हैं दो चार्ज हैं. सपोज देयर आर टू चार्जेस व्हिच आर एट स्मॉल r डिस्टेंस टू ईच अदर. फर्स्ट इज q1 and another one is q2. both are identical charges, so they repel to each other. Q1 exert force on Q2 in this direction and Q2 exert force on Q1 in this direction. तो हम इसका नाम दे देंगे. यह क्या है? फोर्स ऑन 2 by 1. तो हम इसे लिखेंगे F21. इसके लिए फोर्स ऑन 1 by 2, so F12. ये हो गया. इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इसका नाम हो गया. और इसकी डायरेक्शन किधर है? Q2 से Q1 की तरफ, टुवर्ड्स Q1. तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम 2 to 1 लिख सकते हैं या लिख सकते हैं टुवर्ड्स 2 to 1. तो इसके लिए हम नोटेशन यूज कर देते हैं R टुवर्ड्स 2 to 1, 2 to 1. और यहां पर R12 फ्रॉम 1 to 2 आप फ्रॉम करके लिख लीजिए. तो क्या नोटेशन हो जाएगा? F12. क्या लिखेंगे इसका? फोर्स ऑन 1 by 2 and R12 is what? या चलो इसको ऐसे लिखते हैं R21. ये वाला हम लिखा है ना. R21 क्या है? फ्रॉम 2 to 1 and F21 is what? फोर्स ऑन 2 by 1. और इसकी डायरेक्शन क्या है? R12 फ्रॉम 1 to 2. समझ में आ रहा है? देखिए नोटेशंस में ही केवल कंफ्यूजन रहेगा आपको. आप अलग अलग बुक्स देखोगे उसमें अलग अलग तरीके से नोटेशंस को आप जब भी यूज करिए पहले जो आप जैसे ये F12 लिखा या F21 लिखा उसको पहले डिफाइन कर लीजिए कि उसका मतलब क्या है. जब आप इस तरीके से कर देंगे तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. अदरवाइज वो नंबर आपके काट लेगा क्योंकि वो जिस तरीके से वो समझा है अगर उस तरीके से आप नहीं समझा पाए तो काटना तो फिर लाजमी है. चलिए तो देखते हैं F12 कैलकुलेट करते हैं क्या वैल्यू आती है. F12 वेक्टर फॉर्म 1/4 pi epsilon naught. चार्ज Q1 Q2 स्केलर क्वांटिटी है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगा उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे. तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है. यू कैन सिंपली राइट R.
तो हम इसे क्या लिख सकते हैं r स्क्वायर। पर अगर F12 के लिए है और F12 की डायरेक्शन कैसी है r21, तो आप इसको क्या लिख सकते हो r21 ऐसा लिख सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो आपने इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। वेक्टर कैसे लिखते हैं? वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। जैसे याद करिए, अगर आपसे बोला जाता था वेक्टर a इज इक्वल टू, तो आप लिखते थे मॉड a इनटू a कैप। a कैप डिफाइन इस डायरेक्शन, वो इसकी डायरेक्शन बताती थी, तो यहां पर भी इसकी डायरेक्शन लिखेंगे। यहां पर डायरेक्शन क्या है फोर्स की r21 और ये r12, तो इसकी क्या है r21। ये आ गया विद डायरेक्शन आ गया। r21 हटाएंगे तो हमको पता है फ्रॉम द वेक्टर a कैप इज व्हाट, यहां से क्या जाएगा वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a। हम यहाँ a, तो हम क्या लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इनटू R21 इज व्हाट वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ R21। आप ऐसा लिख सकते हैं, या इसकी जगह पे सिंपल R21, चाहे आप R21 का मॉड ऐसे लिखें या R21 लिखें, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया R21, इसको यहां ले लो F12 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R21 का क्यूब R21। तो ये आ गया F12 और F21 कितना होगा सेम F21, बस वहां पर नोटेशंस थोड़े चेंज हो जाएंगे। Q1 Q2 अपॉन R21 है तो वहां हो जाएगा 1 2 का क्यूब R12। तो ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म दोनों पर। इस चार्ज के लिए इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है वो है फोर्स ऑन 2 बाई 1, और इस चार्ज पर कितना लग रहा है फोर्स ऑन 1 बाई 2। तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो बच्चों आज के लिए बस